मैंने क्विक सीरीज शुरू किया था ज्योग्राफी के बारे में। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए जो होता है ज्योग्राफी हम पढ़ाते हैं। और क्विक सीरीज में हमने आपको जो होता है लघु हिमालय, हिमालय की पॉइंट की हाफ श्रेणियाँ, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था। 3 प्रकार की श्रेणियों को हमने बांट दिया था। हिमालय के 3 भागों को बांट करके हमने बता दिया था। ये आप जा कर के पार्ट 1 में देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमने जो होता बताया है। इसे जा कर के आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा ज्योग्राफी का। जब आप पार्ट 1 देख लेंगे तभी आपको जो था पार्ट 2 समझ में आएगा। और हमने यहाँ पर जो होता है हिमालय पर्वत से लेकर के जो होता है मैदान कितने भागों में बांटा गया है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ा दिया। आज हमको जो होता पार्ट 2 में जो होता है ये बृहद हिमालय भी हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, बृहद हिमालय में कहाँ कहाँ है इसको भी पढ़ लिए हैं आपने। भारत के 4 प्रमुख चोटियों के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। लघु हिमालय के प्रादेशिक नाम क्या हैं, ये प्रादेशिक नाम जो होता है पढ़ लीजिएगा, ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और बुग्याल और प्याला किसे कहा जाता है ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। और ये जो होता शिवालिक श्रेणियाँ जो होती हैं, ये शिवालिक श्रेणियाँ हमें पढ़ानी थी, ये आपको पढ़ाएंगे। चलेंगे शिवालिक श्रेणियों के जो होता है शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे शिवालिक श्रेणियाँ, यहाँ से हमने पार्ट 2 में पढ़ाना है। अब देखेंगे निर्माण इसका जो होता सोनोजाइक महाकल्प के प्लियोसीन कल्प में हुआ था, ये आपको पता है। ठीक है, आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़े होंगे 8-9 का, तब इसमें दिया गया था। स्थिति बता दें, जो होता शिवालिक श्रेणी की स्थिति जो होता लघु हिमालय तथा उत्तर विशाल मैदान के मध्य में स्थित होता है। जिसकी शिवालिक श्रेणी की अगर ऊंचाई देख लीजिए तो 600 से लेकर के 1500 मीटर होता है। चौड़ाई अगर हम बात कर लें तो ये 10 से 50 किलोमीटर है। प्रादेशिक नाम याद रखेंगे शिवालिक श्रेणी का। ये आप मैप में देख लीजिए, आप मैप लेके बैठिए। जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पहले मैप लेकर बैठिएगा। भारत का भूगोल अगर चल रहा है तो भारत के भूगोल में मैपिंग आप करना सीखना होगा। ठीक है, तो ये जो मैप हमने बनाया है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ये शिवालिक श्रेणियाँ जो होती हैं दिखाई दे रही हैं, जिसमें जो होता है अगर हम प्रादेशिक नाम की बात करेंगे तो यहाँ पर जम्मू पहाड़ियाँ हैं, दुधवा या जो होता कभी कभी धांग इसका नाम दिया जाता है, चुड़िया घाट है। ठीक है, यहाँ दफला है, मिसमी है। अब यहाँ पर किस किस राज्य में स्थित है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका कि कौन सा पहाड़ी जो होता किस राज्य में स्थित है। तो ये जम्मू पहाड़ियाँ जो होती है तो जम्मू कश्मीर में है, आप पता है। दुधवा या धांग कहा जाता है, ये जो होता है उत्तराखंड में पड़ता है। ये पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुधवा या धांग जो होता है पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये जो होता है यहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में। चुड़िया घाट कहाँ पर है, नेपाल में है। ये नेपाल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये चुड़िया घाट कहाँ पर है, नेपाल में है। यहाँ पर दफला और मिसमी, मीरी, अबोर, ये सारे जो होते हैं अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। ये तो आपको पता है। सबसे पूर्वी बिंदु जो होता है कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की लगता है। कौन सा बिंदु, पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन से बिंदु हमने बताया था, वोलांगू दे देता है कभी कभी। ठीक है, वोलांगू दे देता है, या कभी कभी जो होता है आपसे वोलांगू की जगह किबुथु दे देता। क्या देता, किबुथु। ठीक है, किबुथु। तो समीक्षा अधिकारी में जब पहली दफ़े पेपर हुआ था तो सबसे पूर्वी बिंदु का नाम किबुथु जो होता दिया गया था। यह अरुणाचल प्रदेश में जो होता है सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, यहीं पर डोफला और मिसमी, ठीक है, और अबोर और मीरी पहाड़ियाँ स्थित दिखाई देती हैं। तो ये जो होता अरावली पहाड़ियों की हिस्सा शिवालिक पहाड़ियों की हिस्सा है, अरावली करें। ठीक है, अभी अरावली पहाड़ियाँ पढ़ाते हैं, यहाँ पर देखेंगे। और ये देखेंगे शिवालिक श्रेणियों का पहले आप निर्माण की बात करेंगे तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण की जो होता समय बताएं तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच अस्थायी झीलों के निर्माण हुआ है, जिसमें अवसादों के जमाव से समतल घाटियां बनी, जिन्हें पश्चिम हिमालय में दून कहा जाता है। क्या, पश्चिमी हिमालय में क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। इनका निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। इन्हें जो होता पश्चिम हिमालय में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, और पूर्वी हिमालय में इन्हें द्वार कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम हिमालय में क्या कहा जाता है, इन्हें दून कहा जाता है। पूर्वी हिमालय में द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार की बात करते हैं। ठीक है,
चोस एक पहाड़ी दिखाई देंगी। हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के शिवालिक पर्वत क्षेत्र में मानसून के दौरान चलने वाले अस्थायी धाराओं को जो होता है क्या कहा जाता है, चोस कहा जाता है। जो अस्थायी जो होता है धाराओं का जो होता है उसे चोस कहा जाता है। ये धाराएं शिवालिक अपवर्तित कर जो होता है अपवर्तित करके कई भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें शिवालिक के दक्षिणी भाग को जो होता है तराई कहते हैं। याद रखिए, शिवालिक के जो होता है जो दक्षिण भाग में चले जाएंगे इसको तराई कहते हैं। यहाँ पर दलदला और वनाच्छादन प्रदेश होता है। वैसे आप पता होगा कि तराई भाग है तो दलदली और वनाच्छादन तो होगा ही। ठीक है, शिवालिक के श्रेणी की दक्षिणी सीमा का निर्धारण 500 मीटर का सर्वोच्च रेखा करती है। शिवालिक श्रेणी उत्तरी मैदान प्रदेश के जो होता है ग्रेट बाउंड्री जिसे आप फॉल्ट पाया जाता है। ये देखेंगे उत्तरी मैदान और ये सवाल ये जो होता है क्या कहलाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पहाड़ी लास्ट बच गई थी, इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। पूर्वांचल यह कहा जाता है उत्तरी पूर्वी हिमालय। ठीक है, पूर्वांचल कह सकते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियाँ या उत्तरी पूर्वी हिमालय, ये जो होता है ये लास्ट बच गई थी। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है उत्तरी पूर्वी का जो हिमालय का निर्माण हुआ था, ये उत्तरी पूर्वी जो होता है देख रहे हैं ये वाला हिस्सा उत्तरी पूर्वी वाला, ये पूरा मैप में आप देखिएगा। जो उत्तरी पूर्वी जो हिमालय का निर्माण हुआ था जब भारतीय प्लेट जो होता है बर्मी प्लेट के से टकराई तब ये जो था इसका निर्माण हुआ था। इसका मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों का है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है। इधर पूर्वी वाले हिस्सा में पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर जो था विस्तृत पहाड़ियाँ दिखाई देंगी आपकी। ठीक है, ये पहाड़ियाँ बालू पत्थर से बनी हैं। याद रखिएगा, जो उत्तरी पूर्वी हिमालय है वो किससे निर्माण हुआ, बालू पत्थर से बनी हुई है। यहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण गहन वनस्पतियाँ और विविधता पाई जाती है। जो विश्व के 36 हॉट स्पॉट है, यहाँ पर कितने हैं, विश्व के 36 हॉट स्पॉट में जो होता है ये शामिल है। ठीक है, तो ये भारत में 3 हॉट स्पॉट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और विश्व में जो तक 36 हॉट स्पॉट है जिनमें ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी पहाड़ी वाला हिस्सा शामिल है। अभी बताते हैं कौन कौन। तो आप देख सकते हैं सारामती नागा पहाड़ियाँ की यहाँ की सर्वोच्च चोटी है सारामती। यहाँ पर देखेंगे मिंगबी, अबोर, मिसमी, पटबूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, त्रिपुरा पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ जो होती है डफला, गारो खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ इस पर दिखाई देंगी। तो ये गारो खासी जयंतिया जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, यहाँ पर पूछी गई है। ये किसका भाग है, उत्तरी पूर्वी हिमालय में स्थित है या पूर्वांचल कह सकते हैं। ठीक है, अब ये पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर है स्थित है, ये तो मैप में आप मैप खोलिए या तो तब आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर हमें आपको बताना ही पड़ेगा कि राज्य में अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है। डफला, मीरी, मिसमो, अबोर, पटगई, बोम, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ियाँ बेरल, असम, मणिपुर जो सीमा लगती है नागालैंड की, मणिपुर में है। मिजोरम पहाड़ियाँ या लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में है। ठीक है, मिकिर या रेगमा असम और नागालैंड दोनों में विस्तृत है, अर्थात ये असम में कब्जा है। त्रिपुरा पहाड़ियाँ जो होता है त्रिपुरा में है। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में है। ये तो आप पहाड़ियाँ जानते हैं। ठीक है, पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल पहाड़ियाँ, तो ये जो होता है ये हिस्सा किसका है, पूर्वांचल पहाड़ियों का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न जो भी पढ़ाएंगे इसको आप नोट बनाते रहेंगे। खासी पहाड़ियों पर स्थित जो होता है एक स्थान पड़ता है जिसका नाम मासीराम नामक एक स्थान है, जो विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा किसमें होती है, मासीराम। पहले जो होता है चेरापूंजी कहलाता था, पहले वर्षा होती थी चेरापूंजी में, लेकिन वर्तमान में मासिनराम में होती है। ठीक है, तो पहले चेरापूंजी याद किया जाता था। मिजोरम को जो होता है मालेसिस बेसिन भी कहा जाता है। मिजोरम को क्या कहा जाता है, मालेसिस बेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो होता है, जितना भी पढ़ा रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा तो आप कहिएगा पहले पूरे क्लास को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर जो तो कुछ दरारें हैं जिसका नाम होता है सिंधु सांगपो सचर जोन। ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में स्थित होती है। एक होता है मैन सेंट्रल ट्रस्ट होता है जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित होती है।
मेन बाउंड्री फॉल्ट जो होता है लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित होती है। गेट बाउंड्री फॉल्ट जो होता है शिवालिक और मैदानी भाग के बीच में स्थित होती है। ये जो होता है नोट करेंगे, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिवालिक और मैदान के बीच में स्थित है, मैदानी भाग के बीच में स्थित है। ठीक है, अभी हमने ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को दिखाया है ऊपर मैप में। ठीक है, मैन बाउंड्री फॉल्ट जो होता है लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में है। मैन सेंट्रल ट्रस्ट की बात करेंगे तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। सिंध सांगपो सचर जोन जो होता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। ये सारे दरार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। अगर हम बात करें हिमालय या भारत के प्रमुख ग्लेशियर हिमनद की बात करें तो ये देख रहे हैं लद्दाख वाले हिस्सा में चोगोलुंगाम, बतुरा, बायोमो, हिस्पर, सियाचिन, ससाइमी, रीमो, वाल्ट्रो, रूपल देख रहे हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री, हिमनद, संतोष, पिंडर ये दिखाई दे रही है। सिक्किम में जो था नेमू, लोनक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कांटो ग्लेशियर है और बिचोम ग्लेशियर है, ये भारत के ग्लेशियर है। अगर आपको नहीं दिखाई दे उत्तराखंड में दिखाएंगे मिलाम और बंदरपूछ दिखाई देगा। ठीक है, उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो कोई चिंता करने की बात नहीं, आप नोट्स बनाएंगे, आपके साथ नोट्स से अच्छा रहेगा। ग्लेशियर का नाम लिखेंगे, एक कॉलम बनाइए, लंबाई लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन क्षेत्र और इसकी विशेषताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्षेत्र और विशेषताओं में। सियाचिन की बात करेंगे, ये क्षेत्र काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। नुब्रा नदी का उद्गम यहाँ पर होता है। कौन सी नदी निकलती है जो था सियाचिन से? नुब्रा नदी का उद्गम होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अल्पाइन हिमनद है, नोट करेंगे। सियाचिन काराकोरम लद्दाख में स्थित है। नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर एक होता है ससाइनी, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया। ससाइनी जो होता है 68 लंबाई है, काराकोरम लद्दाख में स्थित है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वर्ल्ड ग्लेशियर यूनिवर्सिटी के अनुसार इसकी लंबाई 17.8 किलोमीटर बताई जा रही है। 17.8 किलोमीटर जो होता है इसकी लंबाई बताई जा रही है। तीसरा जो होता है हिस्पर, ये काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में है, हिस्पर नदी का यहाँ उद्गम होता है। बियाफो भी जो होता है काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन? बियाफो, नोट करेंगे बियाफो। वाल्ट्रो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है, जो था वाल्डो नदी का उद्गम है। यहाँ पर लिखेंगे वाल्डो नदी का जो होता उद्गम स्थान है, नोट करेंगे। ठीक है, वाल्ट्रो हो गया। आगे देखेंगे, एक देखेंगे चोंगोलुंगपा काराकोरम लद्दाख में स्थित है, रीमो कश्मीर में है, पुनः कश्मीर में है, रूपल कश्मीर में है, दियामीर कश्मीर में है। ये सब श्योक नदी का उद्गम यहाँ से होता है। ठीक है, पिंडर जो होता है 30 किलोमीटर की लंबाई, उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी शिखर के पास स्थित है, और पिंडर नदी का उद्गम यहाँ पर होता है। कौन सा नदी निकलती है? पिंडर नदी। गंगोत्री की बात करेंगे, उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री पहाड़ियों से। यमुनोत्री पहाड़ियों से उत्तराखंड में स्थित है, ये यमुना नदी का उद्गम होता है। मिलाम से जो होता है उत्तराखंड में स्थित है, ये शारदा नदी का उद्गम यहाँ से होता है मिलाम पहाड़ियों से। सतपथ जो यहाँ पर सतुपथ पहाड़ियों से उत्तराखंड में स्थित है, ये अलकनंदा का उद्गम यहाँ से होता है। बंदरपूछ कई बार पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड में स्थित है। ये गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यहाँ पर। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बंदरपूछ अर्थात उत्तराखंड पहाड़ी पर। जेमू पहाड़ियाँ सिक्किम में स्थित है, पूर्वी हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, लोनाक जो होता सिक्किम में है, कांगटो जो होता अरुणाचल प्रदेश में, कांगटो भी पूछा गया है यूपी पीसीएस में, नोट करेंगे कांगटो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और एक है बिचोम जो होता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये पूरी पहाड़ियाँ कहाँ पर, ग्लेशियर वाली लंबाई। ठीक है, भारत के ग्लेशियर और हिमनद की बात करेंगे, हो गया। आगे देखेंगे प्रादेशिक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बात करेंगे।
तो सिडनी बुनाड नामक एक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया है। कौन से? नाम याद रखिएगा, सिडनी बुनाड। नोट करेंगे, सिडनी बुनाड नामक एक भूगोल शास्त्री जो थे हिमालय को 4 प्रादेशिक श्रेणियों में विभाजित किया है। देख रहे हैं, नोट कर लेंगे। जम्मू कश्मीर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल का हिमालय। यहाँ देख रहे हैं सतलज कली, यहाँ पर दिख रहे हैं नेपाल से निकल रही काली नदी और तीस्ता नदी, दिख रहे हैं ना। ये ऊपर सिंधु नदी बहती है और यहाँ जो होती है ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी। मैप में देख लीजिए, पहले आप मैप निकालिए, पढ़ते समय ज्योग्राफी एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो 4 क्षेत्र कौन कौन है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और इधर असम चले आइएगा। ठीक है, ये असम हिमालय दिखाई दे रहा है। असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय, ये 4 प्रादेशिक भागों में, हिमालय के प्रादेशिक 4 भागों में बांटा गया है। हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। मैपिंग करते समय में एक एक पॉइंट बताएंगे, जो पूरे ज्योग्राफी का नोट्स बनाइएगा, कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय। नदियां यहाँ पर सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। नदियां की बात करें, सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है पंजाब कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार बता दें तो 560 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में। प्रमुख श्रेणियां हैं जास्कर और पीर पंजाल, इसके पहले हमने बता दिया। दर्रे जो होते हैं कश्मीर या पंजाब में देखेंगे तो जोजिला दर्रा दिखाई देगा, बुर्जिल दर्रा दिखाई देगा, बारा लच्चा लाट दर्रा। ये तीनों दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। विशेषता हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है, 250 से 400 किलोमीटर है। इसका अन्य नाम हिमाचल या कश्मीर हिमालय है। सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो नंगा पर्वत बताइएगा। ठीक है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो क्या बताएंगे? नंगा पर्वत। नोट कर लेंगे, नंगा पर्वत। एक एक पॉइंट बताएंगे आपको। हिमालय, कुमाऊं हिमालय की पहाड़ियाँ देखेंगे। कुमाऊं हिमालय में देखिए कौन नदी निकल रही है, यहाँ पर देखेंगे सतलज से काली नदियों के बीच में स्थित है। देख रहे हैं, ये ऊपर सतलज नदी बहती है और नीचे जो होता काली नदी, इसके बीच में जो होता हिमालय जो होता कौन है? कुमाऊं हिमालय स्थित है। तो सतलज और काली नदियों के बीच में कौन हिमालय स्थित है? कुमाऊं हिमालय। मैप में बनाएंगे, मैप बनाना आना चाहिए, मेंस लिखते समय मैप जरूरी होता है। 320 किलोमीटर मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ। नोट करेंगे, कुमाऊं हिमालय पर स्थित कौन सी चोटियां हैं? नंदा देवी। मैप में देखेंगे प्राकृतिक वाले भारत के तो दिखाई देगा नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ। सर्वोच्च चोटी देखेंगे नंदा देवी है। ठीक है, प्रमुख हिमनद की बात करेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री और सतपथ और पिंडर। ये जो होता है प्रमुख जो होता है, नोट करें, प्रमुख हिमनद हैं। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतपुत और पिंडर। दर्रे यहाँ पर जो होते हैं उत्तराखंड में, दर्रे आप पता कौन है? माना है, पूछा गया है। नीति, लिपुलेख, अनेक तीर्थ स्थल भी स्थित है तो पता है आपको, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये सब इस तीर्थ स्थल ही है। माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों तो जो होता आपको बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे किसी भी एग्जाम में दे बैठे। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों पर स्थित, कुमाऊं हिमालय में। नोट करेंगे। अब समझ में आ गया कुमाऊं हिमालय, एक एक शब्द जो होता अलग अलग आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर चलेंगे, नेपाल वाला हिस्सा देखेंगे। ये ऊपर बह रही है कौन सी नदी? काली नदी, और नीचे बह रही है तीस्ता नदी। देख रहे हैं, काली और तीस्ता नदियों के बीच में देखेंगे नेपाल हिमालय स्थित है। नोट करेंगे, काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन दिखाई देगा? नेपाल हिमालय। आप मैप में देख सकते हैं। काली नदियां से तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, पता है। 800 किलोमीटर में यह नेपाल में, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नोट करेंगे यहाँ पर विस्तार, नेपाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में जो होता है इनकी स्थिति विस्तार है। ठीक है, टोटल 800 किलोमीटर। प्रमुख चोटियां अगर देखेंगे नेपाल हिमालय में तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो 8,848 मीटर है। इसके बाद कंचनजंगा दिखाई देगा, मकालू,
अन्नपूर्णा दिखाई देंगे। अब बहुत सारे पर्वत चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी है। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसमें प्रमुख दो दर्रे हैं हिमालय में, एक नथुला है, दूसरा जेलेपा है। नोट करेंगे, नथुला और जेलेपला, नथुला और जेलेपला यहाँ पर दर्रे भी स्थित दिखाई देंगे। हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी असम हिमालय की बात कर लेंगे। यहाँ पर तीस्ता नदी तो ऊपर बह रही थी और फिर तीस्ता नदी के नीचे बह रही है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यह असम में बहती है। असम हिमालय इसके बीच में स्थित है। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाएगा, असम के पूर्वी भाग में या उत्तरी या दक्षिणी भाग में या पूर्वी या पश्चिमी भाग में कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो आपको मैं नदियों के बीच में जो हिमालय हैं, ठीक है, असम हिमालय की नदियों के बीच में स्थित है, सारे मैप में आपको क्रम बताते चले जा रहे हैं। नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, ठीक है, गलत नहीं करना है ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर देखेंगे तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये जो होते हैं 4 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देश और भूटान तो एक देश है, आपको पता है। प्रमुख चोटियाँ जो होती है इस पर देखेंगे, नमचा बरवा है, कूला कांगड़ी है, ठीक है, जोमलो लहारी है। यहाँ पर जो थे प्रमुख पर्वत दिखाई देंगे। सर्वोच्च चोटी इस पर अगर देखना होगा, असम हिमालय पर सर्वोच्च चोटी तो नमचा बरवा दिखाई देगा। विशेषता हिमालय की सबसे कम चौड़ाई है। प्रमुख दर्रे बोमिला, दीफू, बोमिला, बुमला, नोट करेंगे, बोमीडीला दर्रा है, दीफू दर्रा है और बुमला दर्रा है। ये प्रमुख दर्रे दिखाई देंगे यहाँ पर। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो होता है घटते क्रम में देखेंगे, घटते क्रम में प्रादेशिक विभाजन हिमालय का, ये इम्पोर्टेंट लाइन है यूपीएससी और पीसीएस के लिए। नेपाल है, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, फिर इसके सबसे कम है असम हिमालय 720, फिर कश्मीर हिमालय 560 और कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर। ये क्रम जो होता है नोट कर लेंगे, घटते क्रम में नेपाल सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम, उससे कम असम, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, इसके बाद कुमाऊं हिमालय। ठीक है। अब देखेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में, टू द पॉइंट टू पॉइंट इस पे हमने आपको लिखा गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ाया, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कैसे प्रश्न पूछा जाता है ये बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन से वनडे एग्जाम में पॉइंट पूछा गया। तो पीसीएस का आपने पढ़ा, यूपीएससी के पढ़े, लेकिन अगर वनडे एग्जाम में पॉइंट कैसे बनता है ये जानना जरूरी होता है। तो क्या करेंगे, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक। पहला पॉइंट नोट करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति टर्जरी काल में यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के अभिसरण से हुआ था, ये हमने पढ़ाया है। हिमालय के निर्माण के अनुसार नवीन बली पर्वत है। हिमालय निर्माण की प्रकृति के अनुसार नवीन बली पर्वत में गिना जाता है। ठीक है। हिमालय का भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। ठीक है, जैसे पूर्वी हिमालय कहा जाता है। ठीक है, 3 भागों में हमने बांट दिया है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पढ़ें। मुख्य हिमालय के भाग बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के 3 भागों में हमने बांट के पढ़ा। ट्रांस हिमालय का विस्तार हमने बताया कि लद्दाख से तिब्बत में लगभग 1000 किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ पर हमने काराकोरम श्रेणी में K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन चोटी भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी है। इसके बारे में हमने आपको सारे क्वेश्चन ये सारे हमने ऊपर बता दिया है। ठीक है, हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं क्या क्या पढ़ाए हैं हम। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी एका पेशी है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7788 मीटर। लद्दाख श्रेणी का प्रमुख पठार पूछिएगा तो लद्दाख का पठार मारिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछिएगा तो कामेट मारिएगा। ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में जो होता सिंधु सांगपो साचर जोन स्थित है। मुख्य हिमालय का विस्तार पूछिएगा तो सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच 2400 किलोमीटर मारिएगा। बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट बताइएगा, जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है। लंबाई पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है।
अगर भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा मारिएगा, 8,598 मीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के पॉइंट थे जो हमने पढ़ाया था, मैपिंग किए थे। तो पहले वीडियो पार्ट 1 से आप वीडियो पहले बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे पार्ट 1 से, ये पार्ट 2 फिर बनाएंगे। ठीक है, लगातार नोट्स इसमें देखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करें। पहले माउंट एवरेस्ट है 8,848, इसके बाद K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता 8,611 मीटर है। फिर कंचनजंगा है 8,586 मीटर है। फिर लॉसे है 8,516 मीटर है। ये क्रम याद रखिएगा, विश्व के प्रमुख जो होता पर्वत चोटियाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस क्रम को याद रखिएगा। भारत के प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में अगर चर्चा करेगा तो क्या करना होगा, इसमें आप देखते हैं। K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन, इसके बाद कंचनजंगा दिखाई देगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 है, इसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसके बाद कंचनजंगा होगा, इसके बाद नंगा पर्वत होगा, इसके बाद नंदा देवी होगा। क्रम याद रखिएगा, पूछा गया है। हिमालय की पर्वत अगर श्रेणियाँ देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी में इस बार पूछ दिया गया था। पहले काराकोरम श्रेणी है, हमने सबसे पहले ऊपर पढ़ा दिया, फिर दोबारा बता रहे हैं। हमने फिर बताया था लद्दाख श्रेणियाँ हैं, उत्तर से जा रहे हैं हम दक्षिण की तरफ। तो फिर इसके बाद जास्कर श्रेणियाँ हैं, फिर पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं। अगर आप जो होता है नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसलिए जो होता पॉइंट टू पॉइंट शुरू से ही पढ़ाया जाता है जो होता है। तो ये पर्वतीय मैदान है, ये देखिए नवीन पर्वत है। मैप सारे बना लेंगे, ठीक है। मैप जो होता है यहाँ पर श्रेणियाँ हैं, ये जो होता इसके साइड मार के देख लीजिए। काराकोरम लद्दाख श्रेणियाँ दिखाई दे रही, सिंधु नदी या जास्कर श्रेणियाँ, तब हमने कैलाश श्रेणियाँ। पहले सबसे ऊपर काराकोरम दर्रा दिखाई दे रहा है, देखेंगे तो ये श्रेणियों का क्रम जो होता लग जा रहा है। तो यहाँ पर हमने श्रेणियाँ आपको बताया था, पढ़ाया था। अब इतनी समय तो है नहीं कि हम आपको दोबारा पढ़ाया जाए, तो दोबारा पढ़ाया जाएगा समय के हिसाब से। आगे चलेंगे तो क्रम याद रखिएगा या फिर नोट्स बना लीजिएगा। तो ये याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, ठीक है। बृहद हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है। बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक 2400 किलोमीटर तक है। बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच जो होता है मैदान, ये पूछा गया MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, अभी बताया हमने। लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ था, अभी बताया था। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, नोट करेंगे आप। पीर पंजाल श्रेणियाँ जम्मू कश्मीर में है। मर्ग कश्मीर से स्थित शीतोष्णकटिबंध घास का मैदान पाया जाता है, मर्ग नोट करेंगे। कश्मीर में से स्थित जो होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। बुग्याल या प्लाया, ये दोनों घास हमने बताया था उत्तराखंड में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, बुग्याल और प्लाया, ठीक है, दोनों पूछा गया है। उत्तराखंड में करेवा भी हमने बताया, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप है। लघु हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे में पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा याद रखिएगा। पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा लघु हिमालय में स्थित है। स्थान का नाम हमने आपको बता दिया, लघु हिमालय श्रेणियाँ, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में तब मुख्य सीमांत भ्रंश पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो था प्लियोसीन कल्प में हुआ था, ये भी हमने बता दिया। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। चोस अभी बताया हमने। हिमाचल प्रदेश, हिमालय प्रदेश और पंजाब के शिवालिक क्षेत्र में मानसून के दौरान चलने वाली अस्थायी धाराएं होती हैं। शिवालिक श्रेणी उत्तरी विशाल मैदान के बीच जो होता है, अभी हमने आपको बताया था कि ग्रेट बाउंड्री जो होता फॉल्ट स्थित है शिवालिक श्रेणी और उत्तरी विशाल के मैदान के बीच, ठीक है। ये याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट हमने रिपीट कर दिया। ये कार्य आपका होगा। अब हेडिंग डालेंगे उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान प्रदेश, ये देख लीजिए उत्तरी मैदान प्रदेश।
मैप में निकालिएगा। ऊपर दिखाएंगे राजस्थान का मैदान दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। गंगा के मैदान दिखाई दे रहा, सतलज का मैदान ऊपर है राजस्थान का, फिर सतलज का, फिर गंगा का मैदान दिखाई देगा, फिर मध्य गंगा का, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाई देगा, ठीक है, फिर निम्न गंगा का मैदान दिखाई देगा। तो गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा, फिर ऊपर ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये दिखाई दे रहे हैं मैदान। इनको देख लीजिए, मैप में देख लीजिए आप, अच्छे से आप देखिए इसे। आपके पास अगर मैप होगा तो खोलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, रिटन तो होना ही है। हो गया। पहले हम बात करेंगे उत्तरी प्रदेश उत्तरी मैदानी जो होता प्रदेश के बारे में। यह हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। कौन सा? उत्तरी मैदानी प्रदेश, ठीक है। निर्माण काल हमने बताया था नियोजोइक महाकल्प या प्लीस्टोसीन कल्प में हुआ था उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण। क्षेत्रफल इसकी जो होता है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। विभिन्न नदियों के द्वारा जमा अवसादों से उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। लंबाई इसकी जो होता है देखेंगे, लंबाई तो ये आपको दिखाई देगा 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से जो होता है 480 किलोमीटर दिखाई देगी। गहराई इसकी जो होता है 200 मीटर तक इसकी गहराई है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मैदान आते हैं? सतलज का राजस्थान का मैदान, फिर ऊपर सतलज का मैदान, फिर गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। इसके बाद ब्रह्मपुत्र के मैदान। जब आप पढ़ेंगे तो गंगा के तीनों मैदानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला हम पढ़ते हैं राजस्थान, निकाल लिया हमने। ऊपर मरुस्थलीय प्रदेश, नीचे बांगर प्रदेश है, देख रहे हैं ना। अरावली पर्वत यहाँ पर स्थित दिखाई दे रही है, देख रहे हैं। और यहाँ पर इसके बीच में जो होता मरुस्थलीय प्रदेश और बांगर प्रदेश के बीच में जो होता 25 सेंटीमीटर का समवर्षा होती है, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर राजस्थान के मैदान में अरावली के पश्चिम में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक हमने बताया। प्रमुख नदियाँ यहाँ पर बहती जो होती लूनी नदी है। प्रमुख झील अगर राजस्थान के देखेंगे तो सांबर झील है। शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती। 25 सेंटीमीटर के समरेखा के 2 भागों में बांटती हैं, एक राजस्थान बांगर, दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश, देख रहे हैं ना। 25 सेंटीमीटर समवर्षा जो होता है इसके 2 भागों में बांट देती है। पहला जो होता ऊपर की तरफ देखेंगे तो मरुस्थलीय प्रदेश का विकास होता है और नीचे जो होता बांगर प्रदेश, ठीक है, 2 भागों में बांट देती है। मैप में राजस्थान का बांगर की बात करेंगे, अरावली पर्वत में वह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच स्थित है। परिस्थितियाँ अर्धशुष्क परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। अगर मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे तो रेडक्लिफ रेखा 25 सेंटीमीटर समरेखा के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। परिस्थितियाँ इसकी शुष्क परिस्थितियाँ स्थित है, ठीक है। सतलज के मैदान की बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, नोट कर लीजिए, देख रहे हैं ना। रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ, 3 नदियाँ दिखाई दे रही हैं सतलज के मैदान से निकलती हुई। रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। याद रखिएगा स्थिति इसकी कहाँ सतलज नदी की पंजाब या हरियाणा में स्थित है, ऊपर हमने बताया था, ठीक है। ढाल की बात करें उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिम की तरफ ढाल है। उत्तरी और पूर्वी से जो होता है किधर ढाल है? दक्षिणी पश्चिम की तरफ ढाल है, इधर से, ठीक है, ऐसे ढाल है, समझ गए। दक्षिणी पश्चिम की तरफ ढाल है। दोआब की 2 नदियों के बीच पाया जाने वाला उपजाऊ मैदान है, ठीक है। यह मुख्यतः जो होता बारी और बिष्ट दोआब में स्थित है। सर्वाधिक जो होता है यहाँ सर्वाधिक पाई जाती है, नोट कर लेंगे, उत्पादक पाई जाती है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे बारी दोआब जो होता है रावी और ब्यास नदी के बीच में स्थित है। बारी ब्यास और रावी नदियों के बीच में है। बिष्ट जो होता है ब्यास और सतलज नदी के बीच में स्थित है। रचना रावी और चिनाब नदी के बीच में है।
छाछ जो होता है चिनाब और झेलम नदी के बीच में है। सिंधु सागर झेलम और सिंधु नदी के बीच में है। ठीक है। मालवा का मैदान देखेंगे सतलज और घग्गर नदी के बीच में स्थित है। हरियाणा का भिवानी बांगर घग्गर और यमुना नदी के बीच में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ गया स्थिति इसकी। आगे चलें गंगा के बारे में। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के बारे में की बात करेंगे। इसका विस्तार गंगा का उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर तक चलती हैं। गंगा के मैदान की हम बात करें, हमने आपको बताया कि 3 भागों में बांटा गया गंगा, ऊपरी गंगा, मध्यवर्ती गंगा और निम्न गंगा। ऊपरी गंगा में जो होता है पूर्वी भाग में स्थित है, ये अवध का मैदान आते हैं। पश्चिमी भाग में जो होता है ऊपरी गंगा 2 भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी भाग है, दूसरा पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग में अवध वाला मैदान आएगा, पश्चिम भाग में रुहेलखंड का मैदान आएगा। ठीक है। मध्य गंगा को गंगा के उत्तर में स्थित है मिथिला का मैदान आएगा, और दक्षिण में जो होता है मध्य गंगा के मगध का मैदान आएगा। मिथिला, ठीक है। मध्यवर्ती गंगा मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है मिथिला का मैदान और दूसरा जो होता है मगध का मैदान। तीसरा होता है निम्न गंगा का मैदान, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। हम इसमें बात करें ऊपरी गंगा का मैदान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार में स्थित है। निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। मध्य गंगा को बाढ़ से प्रभावित है। ठीक है। यहाँ गोखुर झील पाई जाती है। मध्य गंगा का भाग जो होता है ये बाढ़ों से प्रभावित होती है। यहाँ पर जो होता है गोखुर झील पाई जाती है। कौन सी झील पाई जाती है? गोखुर झील। ये देख रहे हैं मिथिला, मगध, मध्य गंगा वाले भाग में, मैप में देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है। मध्य गंगा मैदान में पाए जाने वाले गर्त को जो था पटना के पास जल्ला या मोकामा के पास टाल और पश्चिम बंगाल में बील कहा जाता है। ठीक है। पटना के पास जो था जल्ला मोकामा के पास जो था टाल और पश्चिम बंगाल में से बील कहा जाता है। नाम थोड़ी से है। वारिंद दिखाई दे रहा है, ये क्या? बारिंद, ये पश्चिम बंगाल में कोसी और महानंदा के बीच का भाग है। वरिंद्र पश्चिमी बंगाल में दिख रहे हैं ना, कोसी और महानंदा, ये 2 नदियां दिखाई दे रही हैं, इसके बीच में स्थान को वरिंद्र कहते हैं। वरिंद्र का भाग है। ठीक है। रार दिखाई दे रहा है, ये देखिए रार है। ठीक है। रार दिखाई देगा, ये दामोदर नदी, और यहाँ देखिए ऊपर दामोदर है, बीच में स्वर्णरेखा नदी है, इसके बीच में जो होता है दार पाया जाता है। देख रहे हैं ना, दार बीच में भाग पाया जाता है। और इसी में देखेंगे एक दिखाई देगा द्वार, जो जलाईपुरी और दार्जिलिंग के ज़िले के पर्वतीय तराई वाले प्रदेश में पाया जाता है। उसको वहाँ पर जगह नहीं नोट करने के लिए। गंगा के मैदान के क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश है। गंगा मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। नोट करेंगे, गंगा मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन का होता है गंगा के मैदान में। मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टि से सारे पॉइंट नोट्स किया गया है। ब्रह्मपुत्र की मैदान बात करेंगे। देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, धुबरी और सदिया उनकी जो होती सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों द्वारा विस्तार से असम में है, सदिया से धुबरी तक 650 किलोमीटर। देख रहे हैं ना, असम में है, सदिया से धुबरी तक 650 किलोमीटर। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तरी पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से है। यहाँ सर्वाधिक चावल और पटसन की खेती की जाती है। ब्रह्मपुत्र की नदी के बीच जमाव के कारण यहाँ कई द्वीपों का विकास हुआ, जैसे मझुली द्वीप। असम विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नोट करें, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मिट्टी के जमाव हुआ, और उस जमाव के कारण जो था कई द्वीपों का विकास हो गया, और उसी में से जो होता है मझुली द्वीप कहलाता। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मझुली द्वीप का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। ये असम में है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है मझुली द्वीप। ठीक है। असम में लेखपाल की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। बहुत
इम्पोर्टेंट प्रश्न था, कोई वैसा नहीं था कि किसी को याद ना हो। तो प्रश्न जो होता है कहाँ से आएगा, जो पढ़ाया जाता है वहीं पर उसे फोकस करिए। दिखाई दिया संरचना के आधार पर विभाजन, भाबर, तराई, खादर, बांगर 4 क्षेत्रों में बांटा गया। ये हिमालय पर्वत है, ये भाबर है दिखाई दे रहा, ये तराई क्षेत्र है, ये बांगर है दिख रहे हैं ना, और बांगर है, एक खादर है। बांगर खादर क्वेश्चन पूछा जाता, भाबर तराई क्षेत्र पूछा जाता। बस आप केवल देखिए मैप, आगे पढ़ाने का कार्य तो हमारा है। एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में जो होता है आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। आप सिर्फ नोट्स बनाइए, एक भी क्वेश्चन जो होता बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो संरचना के आधार पर विभाजन करेंगे तो 4 भागों में बांट कर देखेंगे, भाबर, तराई, खादर और बांगर, ठीक है। 4 भागों में यहाँ पर बांट दिया हमने। पहले हम भाबर की बात करें तो मैप में आप देखेंगे भाबर वाला क्षेत्र शिवालिक के पदेन क्षेत्र में सिंधु से तीस्ता नदियों के बीच का भाग को जो होता है बराबर कहलाता है, ठीक है। भाबर कहलाता है, बराबर नहीं भाबर, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। भाबर को जो होता, शिवालिक को जो होता जलोढ़ पंख भी कहा जाता। भाबर को शिवालिक का क्या कहा जाता, जलोढ़ पंख भी कहा जाता। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौड़ाई इसकी 8 से 10 किलोमीटर है। भाबर बड़े अवसादों के निर्मित मैदान है, ठीक है। इसके भूभाग में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। याद रखिएगा, जो छोटी नदियाँ होती हैं, कंकड़ पत्थर या बजरी जो होता के कारण जो होता, कंकड़ पत्थर रहेगा तो नीचे चली जाएंगी नदियाँ, ठीक है, अदृश्य हो जाती हैं। कृषि हेतु ये जो था, जब कंकड़ पत्थर होता कृषि की जाती है, नहीं की जाती है तो अनुपयोगी होती है। तो ये भाबर क्षेत्र के बारे में आप जानें। तराई क्षेत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाबर के दक्षिण में आप चले जाइएगा 15 से 30 किलोमीटर में विस्तृत है। हिमालय निर्माण हिमालय नदियों के महीन अवसादों से हुआ। इसमें रेत, चिकनी मिट्टी, कंकड़ पत्थरों के विक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। भाबर तराई क्षेत्र का निर्माण रेत से, चिकनी मिट्टी से, कंकड़ से, पत्थरों के निक्षेपण से। कंकड़ में तो नहीं की जाती खेती, लेकिन चिकनी मिट्टी रेत में की जाती है। मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों में हिस्सा ये। भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट हो जाती हैं। जो यहाँ जो नदियाँ लुप्त होती हैं वो तराई क्षेत्र में आने के बाद पुनः जो होता दिखने लगती हैं। दलदली परिस्थितियों के कारण गहन वनस्पति और जैव विविधता पाई जाती है, ये तो है ही है। हमने बताया पहले कि तराई क्षेत्र है, अगर दलदली भूमि पाई जाएगी तराई क्षेत्र में तो जहाँ दलदली भूमि होगी वहाँ वनस्पतियाँ तो उगेंगे ही, ठीक है। और जहाँ वनस्पतियाँ उगेंगे वहाँ पर जीव जंतुओं का विकास तो होना ही है, ये आपको पता है, ठीक है। खादर और बांगर जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, पीसीएस के लिए और आईएएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। खादर और बांगर बार बार पूछा जाता है। खादर को हम नमीन जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश बताते हैं। कृषि क्षेत्र में अधिक उपजाऊ मैदान होता है, ये आपको पता है। खादर वाला कृषि के लिए जो होता क्या है, उपजाऊ का मैदान होता है। सर्वाधिक कृषि की उत्पादकता पाई जाएगी। अगर उपजाऊ हो तो कृषि उत्पादकता पाई जाएगी। बात करें ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसका क्षेत्र दिखाई देगा। खादर प्रदेश में बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीकरण होता है। यहाँ चावल, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन और फसलों की प्रसिद्ध है। पंजाब में खादर को बेट कहा जाता है, नोट करेंगे। पंजाब में खादर को हम क्या कहते हैं, बेट कहते हैं, अर्थात बेट कहा जाता है किसको, खादर को। तो नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश है। खादर क्या है, नवीन है। बांगर जो होता है पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित मिट्टी है, पता है, ठीक है। विस्तार की बात करते हैं, मुख्यतः पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक कृषि जो होता है उत्पादन पाया जाता है यहाँ पर। बांगर प्रदेश का विस्तार मुख्यतः दोआब क्षेत्र में होता है। बांगर प्रदेश में कंकड़ भी पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इनमें लवड़ी और क्षारी उत्फुलन देखे जाते हैं, जिन्हें रे या कल्लर कहा जाता है, ठीक है, कल्लर कहा जाता है। एक होता भूड़, ऊपरी गंगा के क्षेत्र में अधिक उत्पादन के कारण भूड़ के ऊपरी हिमालय मुलायम मिट्टी नष्ट होने से वे पीछे कंकड़ युक्त भूमि रह जाती है, जिसे भूड़ कहा जाता है,
ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। तो भूड़ तो कम पूछा है, लेकिन ये यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, तो पूछने के बात है तो पीसीएस में पूछा जा सकता है, क्योंकि एकदम सेम टू सेम नकल करती है, इसमें दो राय नहीं है कि यूपीएससी का पैटर्न पीसीएस नहीं अपना रहा है। ठीक है, अपना रहा है। एक मैदान बचा डेल्टा का मैदान, खादर मैदान की का ही जो होता है बढ़ा हुआ भाग जो होता है डेल्टा मैदान होता है। इसका विस्तार निम्न गंगा घाटी से पश्चिम बंगाल में होता है। उच्च भूमि को जो होता है 4 कहते हैं, नोट करेंगे, उच्च भूमि को इसके 4 कहते हैं। ठीक है, डेल्टा के मैदान के। अब देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट जो हमने पढ़ाया उसका पॉइंट कैसे बनता है, यहाँ पर थोड़े से देख लेंगे। उत्तरी विशालकाय मैदान में, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। उत्तरी विशालकाय मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा जमा लाए अवसादों से हुआ है। उत्तरी विशालकाय मैदान का निर्माण काल प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। ये लंबाई चौड़ाई आप मान लीजिएगा स्क्रीन चार्ट, इसको हम बोलने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तरी विशाल मैदान का नवीनतम प्रदेश भौतिक प्रदेश है। उत्तरी जो होता है विशाल मैदान जो होता है विश्व का सबसे जरूर मैदान है। उत्तरी विशाल मैदान अधिक उपजाऊ मैदान है जिसका उपयोगी कृषि हेतु किया जाता है। उत्तरी विशाल मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 25 सेंटीमीटर समरेखा वर्षा अर्थात समरेखा वर्षा राजस्थान के प्रदेश को 2 भागों में बांट देती है। ये तो हमने अभी पढ़ाया है। पॉइंट टू पॉइंट जो पढ़ाया है एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। राजस्थान के मैदान में शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियाँ दोनों पाई जाती हैं, क्योंकि अभी अभी हमने बताया 25 सेंटीमीटर 2 भागों में बांट देता है। सतलज का मैदान मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में स्थित है। सतलज का मैदान निर्माण याद रखिएगा सतलज, रावी और ब्यास नदियों के द्वारा किया गया है। जो सतलज का मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा लाया गया था? सतलज, रावी और ब्यास नदियों के द्वारा। सतलज और मैदान याद रखिएगा बारी और बिष्ट दोआब में पाए जाते हैं। सतलज के मैदान में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। गंगा के मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा मैदान के क्षेत्र का सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश है। गंगा के मैदान में सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। वरेंद्र हमने अभी बता दिया कि पश्चिमी बंगाल, कोसी और महानंदा के बीच का भाग है। रार को हमने दोनों को इम्पोर्टेंट बताया, दामोदर और स्वर्ण रेखा के बीच को रार कहा जाता। द्वार भी हमने आपको बता दिया कि जलाईपुरी और दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय तथा तराई भाग के बीच में स्थित है द्वार। ब्रह्मपुत्र के मैदानी असम में जो होती है सदिया धुबरी तक 650 किलोमीटर में विस्तृत होता है। ब्रह्मपुत्र के मैदान में चावल प्लस्टन की कृषि की जाती है। ब्रह्मपुत्र के मैदान दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी भी बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी से लेकर के पीसीएस से लेकर के यूपी पुलिस से लेखपाल तक ले एग्जाम तक ले। ठीक है, एक चैप्टर ये समझ में आया। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ाते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है पहले ही हमने प्रायद्वीपीय पठार बता दिया था कि कौन कौन सा हिस्सा ये होता है। ये है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। मैप में देख लीजिए प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कहाँ कौन हमने अब दर्शाया है। आप मैप खोलिए, मैप में पढ़िए, देखिए प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन कौन से इसमें अपनाए गए देख रहे हैं आपको। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का जो था प्राचीनतम पठार है। ये गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर दिशा के प्रवाह के कारण हुआ था। गोंडवाना लैंड जब टूटा तो उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण इसका निर्माण हुआ था। ये प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार किसका? पेंजिया का हिस्सा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। इसकी अगर ऊंचाई बात करेंगे, ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर से दक्षिण के विस्तार जो होता है, उत्तर से दक्षिण के विस्तार देखेंगे 1700 किलोमीटर दिखाई देगा। और यहाँ पर दिखाई देंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ 1400 किलोमीटर।
ये दिखाई दे लिखा गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा। प्रायद्वीपीय शिल्ड की बात करें, इसका उदाहरण जो होता है, इसलिए धात्विक खनिज यहाँ पर मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का शिल्ड है ये। ठीक है, यहाँ पर धात्विक खनिज मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न देश है। याद रखिए, क्षेत्र देश करें, संपन्न क्षेत्र है, याद रखिएगा। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे अधिक खनिज संपन्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को जो होता पठारों का पठार कहते हैं। यहाँ पर अनेक पठार जो होता मिलकर बने हुए हैं, इसलिए जो होता है प्रायद्वीपीय पठारों को हम पठारों का पठार किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। इसकी विशेषताएं आप जान गए क्या क्या है, नहीं जाने तो नोट्स यहाँ पर लिखा गया है आपका। प्रायद्वीपीय पठार को जो होता है मध्यवर्ती उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार और दक्कन के पठार, 4 भागों में बांट कर देखते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि में मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार आएगा। पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य का पठार आएगा। उत्तरी पूर्वी पठार में मेघालय के पठार और कार्बी ओमलोंग का पठार आएगा। फिर दक्कन का पठार आएगा। मैप आप निकालिए, मैप में ये सारे पठार कौन कौन है इस पर देखेंगे। याद रखिएगा, मैपिंग यूपीएससी ने ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया है। मैपिंग से जो होता है 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी के प्रश्न, पीसीएस दोनों में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है, इसलिए मैपिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इस पर मैपिंग में ध्यान से रखेंगे। देख लीजिए आप, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट दिखाई दे रहा है। इधर देखेंगे ये पश्चिमी घाट है, इधर देखेंगे पूर्वी घाट है। ठीक है, और इधर जो होता है नीचे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। मैप में आप देख लीजिएगा, ये पूरा दक्कन का पठार है, ये बघेलखंड है, पूरा दिखाई दे रहा है। पूरे हिस्से को देखेंगे आप तो पूरे यहाँ पर देखेंगे नीलगिरी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और दक्कन का पठार दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो ये पूरे मैप में आप देखेंगे तो मैप में आपको दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, मैप निकालिए, पढ़ाने का कार्य तो हमारा है। मैप आप खोलिए इसे। ठीक है, हो जाएगा। अब हेडिंग डालेंगे, मध्यवर्ती उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार का अधिकतम भागों को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि को मुख्यतः चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदियों से प्रभावित होती है। याद रखिएगा, मध्यवर्ती उच्च भूमि में मुख्यतः कौन से, चंबल, सिंधु और बेतवा नदी, केन नदी प्रभावित होती हैं। तो ये पूरा नदियाँ ऊपर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ। पहला देखिए, मेवाड़ का पठार के बारे में देखेंगे। ये आप अरावली पर्वत देख रहे हैं, अरावली पर्वत के नीचे एक दिखाई दे रहा है नीले कलर का, यही जो होता है मेवाड़ का पठार है। मेवाड़ के पठार जो होता है राजस्थान के अरावली पूर्व में है, बनास नदी पर है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती। ये हिमालय अरावली पर्वत श्रृंखला के मालवा के पठार को अलग कर देती है। फिर जो होता है भारत का मध्यवर्ती पठार की बात करेंगे। मध्यवर्ती पठार देख लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मुख्य नदियाँ इसमें चंबल हैं। चंबल नदी का पर जो था चित्तौड़गढ़ में चुलिया जलप्रपात स्थित है। नोट करेंगे, चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में कौन सा, चुलिया जलप्रपात। ये क्वेश्चन पूछा गया कि चुलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है, मध्य भारत के पठार वाले हिस्से में। ठीक है, और स्थान का नाम मध्य प्रदेश। चंबल नदी की अवनलिका अपवर्तन से बीहड़ का निर्माण करती है। ढाल की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, तीनों दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अभी बता रहे हैं। तो ये जो होता है मध्य भारत का पठार हुआ, नीचे दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड पठार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार केन और बेतवा नदी
गहरी घाटियाँ बनाती है यहाँ पर। केन और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये आपको पता है। मुख्य नदियाँ केन बेतवा है। खनिज जो होता है पन्ना व हीरा उत्पादन होता है, पता है आपको, पन्ना में हीरा मिलता है। मिट्टी की बात करें, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के कारण लाल मृदा का निर्माण हुआ है। आगे देखेंगे मालवा के पठार स्थित देखेंगे मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी राजस्थान का भाग है। निर्माण बेसाल चट्टानों से हुआ है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे सिंगार टॉप होता है। मालवा का पठार लावा परत पाई जाती है। अपक्षय की काली मृदा का निर्माण होता है। मुख्यतः नदी की बात करेंगे चंबल, नर्मदा, तापी, काली सिंध, पार्वती और शिप्रा नदी, ये मालवा के पठार की नदियां हैं। मालवा पठारी क्षेत्र जो था कपास की कृषि हेतु उपयोगी होती है। किसकी खेती होती है मालवा के पठार में? कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। अब देखिए मालवा के पठार के बाद जो होता है यहाँ पर देखेंगे, दिखाई दे रहा है ना। फिर इसके बाद होता है बघेलखंड का पठार देखेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मुख्य नदियाँ सोन और महानदी है। बघेल का पठार सोन और महानदी के अपवाह तंत्र को अलग करती है। बघेलखंड का पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि को पूर्वी भूमि से अलग कर देती है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की अधिकता होती है। आगे देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छोटा नागपुर के पठार की बात करेंगे, देख रहे हैं छोटा नागपुर का पठार दिखाई दे रहा है। मैप में देख लीजिएगा, मैप में अलग अलग बनाया गया है, आप मैप में देखने की कोशिश करिए। छोटा नागपुर का पठार, राजमहल श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं ऊपर। मेघालय के पठार मालदा, भ्रंश, राजमहल, गारो, गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यह मुख्यतः झारखंड में स्थित है। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के जिन्हें पाट क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वोच्च चोटी जो होता है पारसनाथ है, जो सम्मेद शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर के पठार पर जो होता है एक चोटी स्थित है जिसका नाम सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम होता पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ। इसे हम सम्मेद शिखर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। क्योंकि प्रथम उपदेश यहाँ पर किसने दिया था, कमेंट करके बताइएगा हमें। प्रमुख नदियाँ जो होता है किस राजा को दिया गया था? दामोदर इसे दो भागों में बांटती है। पहला स्वर्ण रेखा, इस पर जो था हुंडरू जलप्रपात स्थित है। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात है। अन्य नदियों की बात करें तो कोयल, बराकर और शंख नदियाँ यहाँ छोटा नागपुर के पठार पे, ठीक है, यहाँ पर ये स्थित दिखाई देंगी। छोटा नागपुर के पठार भारत का सबसे खनिज संपन्न क्षेत्र है। लौह अयस्क और कोयला के लिए जो होता है दामोदर नदी घाटी से उच्च गुणवत्ता का कोयला मिलता है, यहाँ पर है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के दो भागों में विभाजित करती है। देखेंगे यहाँ पर दामोदर नदी है, एक हजारीबाग का पठार है, दूसरा रांची का पठार है। ये दो भागों में विभाजित करती है दामोदर नदियाँ, ठीक है। तो दामोदर नदियाँ दो भागों में विभाजित कर देती हैं, हजारीबाग का पठार और रांची के पठार को। राजमहल पहाड़ियाँ और उत्तरी मैदान। यहाँ पर देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी देख रहे हैं, यहाँ पर रांची के पठार से निकल रही है। तभी बताते हैं दामोदर नदी के उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? रांची का पठार कहा जाता है। रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। देख रहे हैं रांची के पठार से कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। छोटा नागपुर का पठार, मेघालय के पठार, मालदा, भ्रंश और राजमहल गैरो का निर्माण अलग अलग होता है। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रखा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे मेघालय का पठार। सारे क्वेश्चन जो होता है पठार खत्म करेंगे, पहाड़ियाँ कल होता है और भी जो होता है इसमें रखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे मेघालय के पठार की हम बात करते हैं। थोड़ा से लाइट अप डाउन हो रही है, उस भी सही का हो जाएगा अभी। मेघालय के पठार में शिलोंग का पठार, यह देख रहे हैं मेघालय में। आपको पता है मेघालय की पता है कि मानसिंह राम हमने अभी बताया, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये तीन थी जनजातियाँ रहती थी। इन्हीं जनजातियाँ जहाँ रहती थी, इन्हीं के जनजातियों के नाम पर इस पर जो होता है इस पठार का नाम भी जो होता है हमने क्या कर दिया, उन नाम रख दिया, ठीक है। और मेघालय का पठार की आपकी बात करेंगे, यहाँ छोटा नागपुर का पठार ही पूर्वी विस्तार है, ठीक है। यहाँ पर हलचल के मैदान जो होता मालदा गैप या राजमहल गारो गैप निम्न भूमि क्षेत्र का बना होता है।
यह प्रदेश छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, कीपाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। खासी पहाड़ियों पर स्थित मासीराम विश्व में सर्वाधिक औसत व अधिक वर्षा प्राप्त करती है। ये तो आपको अब बता ही दिया यार। खासी पहाड़ियों को जो था शिलांग चोटी, मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखेंगे दंडकारण्य का पठार, ये मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंशिक रूप से झारखंड और महाराष्ट्र में स्थित पठार पाई जाती है। निर्माण इसका धारवाड़ और कुटप्पा चट्टानों से हुआ है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रमुख नदियाँ इंद्रावती और सिल्योरी हैं। प्रमुख खनिज जो था लौह अयस्क एवं बॉक्साइट है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की जो था विख्यात खान दल्ली राजहर्रा स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दंडकारण्य का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में बॉक्साइट के भंडार कालाहांडी, कोरापुट, बुलंदशहर जिले में पाए जाते हैं। दंडकारण्य के पठार को उड़ीसा का कालाहांडी पठार या छत्तीसगढ़ के बस्तर का पठार भी कहते हैं। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। नोट करेंगे, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट मत लिखिएगा, चित्रकूट है। ठीक है। आगे देखेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है। ये देखेंगे दक्कन का पठार इम्पोर्टेंट होता है। दक्कन का पठार इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर देखेंगे ये दक्कन का पठार है, ये नीचे कर्नाटक का पठार है। दक्कन का पठार बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत में स्थित त्रिभुजाकार पठार जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। किधर? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दिखाई देगा त्रिभुजाकार पठार है, जिसे दक्कन का पठार कहा जाता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा नदी, देख रहे हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा नदी, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दक्कन के पठार पर बैसाल्ट लावा के अपक्षय अपवर्तन से काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिसके कारण भारत का सबसे प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। दक्कन पठार को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है: महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार और कर्नाटक का पठार। याद रखिएगा, दक्कन के पठार को महाराष्ट्र का पठार, आंध्र पठार और कर्नाटक का पठार 3 भागों में विभाजित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। दक्कन के पठार को 3 भागों में विभाजित किया गया: महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार, आंध्रा लिख सकते हैं, और कर्नाटक का पठार। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी देख लेंगे महाराष्ट्र के पठार के बारे में, अब पढ़ लेंगे। इसकी स्थिति महाराष्ट्र में है। प्रमुख नदियाँ गोदावरी और कृष्णा नदी हैं। निर्माण जो होता है क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भोदन से हुआ था। गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है कलसुइया, नोट करेंगे, कलसुबाई चोटी महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, नोट करेंगे। जो गोदावरी नदी का उद्गम कौन सी चोटी पर? कलसुबाई चोटी, आंध्र प्रदेश के पोलावरम बांध में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? महाबलेश्वर चोटी से। इस नदी पर जो था कर्नाटक के अलमाटा बांध, नोट करेंगे, अलमाटी बांध, और तेलंगाना में नागा अर्जुन बांध स्थित है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। महाराष्ट्र पठार में काली मिट्टी के कारण भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। महाराष्ट्र पठार में काली मिट्टी के कारण जो होता है महाराष्ट्र क्या कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, देश है। हमने यहाँ पर लिखा है, कुछ चीज़ें जल्दी में स्टूडेंट हो जाती हैं। ठीक है, उत्पादक है। आंध्र प्रदेश, हेडिंग डालेंगे आंध्रा का प्रदेश। देख रहे हैं रायलसीमा, कृष्णा नदी बह रही है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, ये देखेंगे कृष्णा व पेनेरू नदी बहती है। कृष्णा नदी के पठारी भागों को 2 भागों में बांटती है। उत्तर में स्थित भाग को तेलंगाना का पठार, दक्षिण में स्थित भाग को रायलसीमा कहा जाता है। कृष्णा नदी 2 भागों में बांट दी। इस पठार के पूर्वी भाग को सीमांध्र कहा जाता है। पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं? सीमांध्र कहा जाता है। ये वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित पठार है जो खनिज संपदा से संपन्न है, ये याद रखिएगा। कर्नाटक की स्थिति देखेंगे।
महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण से नीलगिरी श्रेणी तक जो होता कर्नाटक के, देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी नदी और शरावती नदी दिखाई दे रही है कि नहीं? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ठीक है, और शरावती नदी, ये जो होता नदियाँ बह रही दिखाई दे रही हैं। कावेरी नदी को दो भागों में बांटा गया है, एक दिखाई देंगे मलनाड पूर्वी भाग में बांटती है, दिखाई दे रहा है कि नहीं मलनाड, ये देखिए कावेरी नदी दो भागों में बांटा गया है। कावेरी का उद्गम देखेंगे कहाँ से हो रहा है, तो कावेरी का उद्गम जो होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी पश्चिम घाट से होता है। ब्रह्मगिरी, कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ठीक है। इस पर कर्नाटक का किस राज सागरबाद स्थित है, ठीक है, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी का कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी पर कर्नाटक में जो होता है स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलेंगे कावेरी नदी का देखेंगे जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात और होगेनेकल जलप्रपात है। शारावती नदी पर देखेंगे जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। बराही नदी पर जो होता है कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है। ये नदियाँ खत्म हो गई। अब आपका बच गया प्रायद्वीपीय प्रदेश के प्रमुख पर्वत। यहाँ देखेंगे प्रायद्वीपीय प्रदेश के प्रमुख पर्वत। अब इसको तो हम अभी तो पढ़ा नहीं, पहले पढ़ाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैप देखना पड़ेगा। प्रायद्वीपीय प्रदेश के प्रमुख पर्वत की मैप आप पहले देखेंगे। गुजरात की पहाड़ियाँ, पश्चिम घाट्स, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियों को देखिएगा मैप। अरावली, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ठीक है, अनंत पहाड़ियाँ, ये सारे पहाड़ियों को पहले आप देखेंगे। आप पहले पर्वतों के बारे में मैप में देखिए, फिर इसके बाद पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर बीच से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले आप पर्वतों के बारे में देखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। एक यूपीएससी के लिए जो पॉडकास्ट भी शुरू होगा आज से, ये पॉडकास्ट में जो होता है एक चैप्टर एक दिन में समाप्त किया जाएगा, ठीक है। 6 मंथ में जो होता है आपको 40 लगभग जो होता 60 दिन में इस पॉडकास्ट को पूरी चैप्टर कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो 1 से 1.5 घंटे का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इस पर जो होता है करंट जोड़ करके आपको बताया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। पॉडकास्ट में सुनिएगा आप, ठीक है। थैंक यू।